गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस समझ लिया था कि इंडिविजुअल को कब ऑर्डिनरी और कब नॉन ऑर्डिनरी और कब नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 11 पे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कब इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा, कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा और कब नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो पहले आप रफली समझ लें, फिर हम आप मॉड्यूल से इसे रीड कर लेंगे। देखिए, जब आपने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था तो उसमें दो बेसिक कंडीशन आपने पढ़ी थी और दो ही सप्लीमेंट्री या एडिशनल कंडीशन आपने पढ़ी थी, राइट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बेसिक कंडीशन है वो एक ही है, इसमें दो बेसिक कंडीशन नहीं है, एक ही जनरल कंडीशन या बेसिक कंडीशन है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, जो उसके बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है, पार्टली या तो थोड़ा बहुत या फुली या पूरी तरीके से विद इन इंडिया होता है। यानी कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसके बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली या तो थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर या फुली पूरी तरीके से विद इन इंडिया में सिचुएटेड है, तो माना जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। एक ही बेसिक कंडीशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली या फुली विद इन इंडिया में होता हो। और कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे डी फैक्टो कंट्रोल से है। डी फैक्टो एक लेटिन वर्ड है जो लैंग्वेज आपके लॉ में यूज की जाती है। डी फैक्टो मतलब एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो कंट्रोल और मैनेज करता है, जो बिजनेस के अफेयर को मैनेज करता है, उसे आप कर्ता बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है पर्सन जिसे कर्ता बोला जाता है। एज फैक्टर से रिलेटेड नहीं होता है, इसके नहीं कि बहुत एजेड पर्सन ही कर्ता बनेगा। जिसको भी मेंबर अपनी फैमिली में से चूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, उससे कर्ता बोलते हैं। जनरली ये एजेड पर्सन होता है, बहुत बड़ी एज का पर्सन ही होता है फैमिली का, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई यंग नहीं बन सकता है कर्ता। जिसको फैमिली चूज़ करेगी अपने बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए, उसे पावर दी जाएगी बिजनेस के अफेयर मैनेज करने के लिए, उसे आप कर्ता बोलेंगे। तो कर्ता जहाँ पे रहता है, सारे डिसीजन जहाँ से वो लेता है उस बिज़नेस के बारे में, चाहे पार्टली लेता है इंडिया में चाहे फुली लेता है, तब वो माना जाएगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। पर अगर पूरी तरीके से कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, मतलब इंडिया में नहीं है, पूरे डिसीजन इंडिया से बाहर ही लिए जाते हैं, पूरी तरीके से इंडिया से बाहर उसका कंट्रोल मैनेजमेंट है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो रेजिडेंट बनने के लिए तो एक ही बेसिक कंडीशन है आपकी यहाँ पर कि आपका फुली या पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से होता हो। अब रेजिडेंट भी दो कैटेगरी के होते हैं, एचयूएफ में भी, इंडिविजुअल में भी दो कैटेगरी थी, एचयूएफ में भी दो कैटेगरी है। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। तो अब सर ये कैसे पहचानेंगे? तो फिर टेक्स्ट वन में बोला कि जो कर्ता है फैमिली का, जो हेड ऑफ द फैमिली है कर्ता, वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर देगा तो माना जाएगा कि एचयूएफ जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी दो एडिशनल कंडीशन जो आपने इंडिविजुअल में पढ़ी थी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो माना जाएगा वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इंडिविजुअल में क्या पढ़ी थी आपने एडिशनल कंडीशन या सप्लीमेंट्री कंडीशन? पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी कि जो प्रीवियस ईयर है आपका 23-24, इससे पीछे जाना है 10 साल। इन 10 सालों में से आउट ऑफ 2, मतलब कोई से भी 2 सालों में आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या थी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, इससे पीछे जाना है 7 साल। इन 7 सालों में कम से कम 730 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, राइट। यही थी दो एडिशनल कंडीशन जो आपने इंडिविजुअल में पढ़ी थी। जो करता है वो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेस पे, तो माना जाएगा जो एचयूएफ है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है या एक भी नहीं करता है तो माना जाएगा वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में तभी रेजिडेंट मानी जाएगी, सब रेजिडेंट की बात हो रही है अभी, रेजिडेंट कब मानी जाएगी? जो बेसिक कंडीशन पूरी कर देगी। और बेसिक कंडीशन एक ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कि जो बिजनेस कर रही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, उस बिजनेस का नियंत्रण और प्रबंधन, कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पार्टली थोड़ा बहुत या आंशिक तौर पे या फुली पूरी तरीके से विद इन इंडिया है, भारत में सिचुएटेड है। अभी हम इसे डीप में समझेंगे कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे पता किया जाएगा।
तो अगर वो कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली या फुली इंडिया में सिचुएटेड है तो माना जाएगा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब ये देखने के लिए कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना HUF या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना, तो जो करता है फैमिली का उसे इंडिविजुअल बेसिस पे जो इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होंगी। इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशन आप कई बार पढ़ चुके हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे पीछे जाना है 10 साल, उन 10 में से कोई से भी 2 साल में आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर है आपका उससे 7 साल पीछे जाना है, उन 7 ईयर में आप कम से कम 730 डेज और मोर भारत में रहे हो। अगर करता ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है इंडिविजुअल कैपेसिटी बेसिस पर, तो माना जाएगा जो HUF है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है एक भी नहीं करता है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। और अगर बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं होती यानी कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से फुली आउट से इंडिया है तो HUF को नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब हम रीड करते हैं आपके मॉड्यूल से। रेजिडेंट HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में रेजिडेंट समझी जाएगी, मानी जाएगी, भारत में रेजिडेंट होगी इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसका नियंत्रण और प्रबंधन ऑफ इट्स अफेयर मतलब बिजनेस के अफेयर, जो बिजनेस के डिसीजन उनकी बात की जा रही है, इज सिचुएटेड होली पूरी तरीके से, पार्टली थोड़ा बहुत इन इंडिया, यानी होली या पार्टली इंडिया से होता हो उसके बिजनेस के मामलों का कंट्रोल और मैनेजमेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगी? इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली आउट से इंडिया, अगर इंडिया से बाहर सिचुएटेड है कंट्रोल तो नॉन रेजिडेंट होगी, इट वुड बिकम अ नॉन रेजिडेंट। अब ये मीनिंग क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर टू अंडर सेक्शन 6 में बताया जा गया है, उसका मतलब है रेफर टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो केंद्रीय नियंत्रण है। हर बिजनेस में एक सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट होता है। कुछ कंट्रोल डिसीजन तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं, आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो कंट्रोल मैनेजमेंट बटा होता है कि भाई 1 लाख तक की मशीन है तो ये बंदा डिसीजन ले सकता है, 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक की मशीन है तो ये बंदा डिसीजन ले सकता है। पर इन सब के ऊपर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो इन सब को सैंक्शन करता है, बाद में बिल वगैरह चेक करके अमाउंट सैंक्शन करता है, तो वो है सेंट्रल कंट्रोल देखा जाता है। सबऑर्डिनेट कंट्रोल की बात नहीं हो रही, जहाँ से सेंट्रल कंट्रोल होता है, मेन बंदा जो सभी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कर्ता की बात हो रही है मेन। तो मैनेजमेंट एंड नॉट टू कैरिंग ऑन डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट, एम्प्लॉय और एजेंट। कोई सर्वेंट अगर डिसीजन ले रहा है, कोई एम्प्लॉय और एजेंट, उनके डिसीजन लेने से कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं होगा। यहाँ सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली डिसीजन लेता है। क्योंकि कुछ डिसीजन तो हम डेलीगेट कर देते हैं ना, थोड़े बहुत डिसीजन हम दूसरों को भी लेने की आज़ादी देते हैं कि ठीक है 1 लाख तक की शॉपिंग ये एम्प्लॉय भी कर सकता है बिना परमिशन के, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उस एम्प्लॉय में कंट्रोल मैनेजमेंट लेने की पावर आ गई। यहाँ सेंट्रल कंट्रोल की बात की जा रही है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स डी फैक्टो मतलब एक्चुअल कंट्रोल। डी फैक्टो का मीनिंग होता है एक्चुअल। लैटिन वर्ड है, लॉ में जो भी वर्ड होते हैं, जो ऐसे वर्ड आते हैं डी फैक्टो या फिर और भी कोई लैटिन वर्ड आते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। इसका मीनिंग होता है एक्चुअली। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स एक्चुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट मेयरली हैविंग द राइट टू कंट्रोल मैनेज। केवल आपका राइट है किसी चीज़ को कंट्रोल करने का, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि आपके पास पावर आ गई उस बिजनेस को कंट्रोल करने की। मैं बार बोल रहा हूँ सेंट्रल कंट्रोल देखा जाएगा, जो सबको कंट्रोल कर सकता है जो पर्सन, उसी को हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं, कर्ता, और कर्ता के पास ही होती है सेंट्रल मैनेजमेंट की पावर। द बिजनेस में मतलब चाहे तो बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से भी किया जा सकता है बिजनेस। तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप बाहर रह के भी अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बिल गेट्स को देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पूरे वर्ल्ड में उसके ऑफिस हैं, गूगल के ऑफिस हैं, तो जरूरी थोड़ी कि CEO का इंडिया में रहना ज़रूरी है, उसके ऑनर का, वो बाहर से भी ऑपरेट कर सकता है बिजनेस को। एंड येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मे बी होली विद इन इंडिया, पर हो सकता है कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो उसका, भले इंडिया से ऑपरेट हो, बाहर से ऑपरेट हो रहा है बिजनेस, पर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो सकता है। डिसीजन लेने की पावर इंडियन पर्सन को दी गई है। देयरफॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इज सेड टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस, इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोल मैनेजमेंट उस जगह पर है वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ एडवेंचर मतलब बिजनेस सिचुएटेड, जहाँ पे उस बिजनेस का ब्रेन है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो जहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं उस बिजनेस के रिगार्डिंग, वही माना जाएगा। मेयरली बिकॉज द फैमिली हैज़ अ हाउस इन इंडिया, केवल आपका इंडिया में मकान है,
वेयर सम ऑफ द मेंबर रिजाइड इन द प्रीवियस ईयर, उस मकान में कुछ लोग रुके हैं आकर प्रीवियस ईयर में, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, ये नहीं कहा जा सकता दैट प्लेस एज द सीट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की ऑफ द अफेयर ऑफ द HUF, कि जब वहाँ पे आपके इंडिया में डिसीजन लिए जाने, मतलब इंडिया में कोई मकान लेने से, कुछ मेंबर्स के रहने से ये नहीं कहा जाएगा कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में, अनलेस जब तक कि इंपॉर्टेंट डिसीजन, जब तक कि बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन जो होते हैं कंसर्निंग मतलब रिलेटिंग द अफेयर मतलब बिजनेस अफेयर ऑफ द HUF आर टेकन एट दैट प्लेस, यानी बिजनेस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं अगर इंडिया में, तो ही कहा जाएगा कि इंडिया में आपका बिजनेस है। अगर वो डिसीजन इंडिया से बाहर लिए जाते हैं पूरी तरीके से, तो कहा जाएगा इंडिया में कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है। The place of control may be different from the usual place of running the business. Obviously place of control और हो सकता है कहीं और हो, बिजनेस का रन करने कहीं और हो। जैसे आपने ऑफिस जो है घर पे खोल रखा है, फैक्ट्री कहीं दूर लगा रखी है, तो जरूरी थोड़ी फैक्ट्री में ही आपका बिजनेस हो। यानी प्लेस जहाँ रनिंग हो रहा है बिजनेस, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो अलग हो सकता है, और प्लेस ऑफ कंट्रोल का प्लेस अलग हो सकता है। एंड समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द असेसी, और ये रजिस्टर्ड ऑफिस से भी अलग हो सकता है। कई बार हम जब आप किसी भी जगह अप्लाई करते हैं, जैसे पैन नंबर लेना है, तो आपको अपने बिजनेस का एड्रेस देना होता है कि मेरा बिजनेस यहाँ चलता है, तो वो तो रजिस्टर्ड हो गया। जहाँ पे आपने जैसे कंपनी खोली, तो आपको कंपनी की जो साइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसमें आपको बताना होता है कि आपका कहाँ पे होगा ऑफिस, जयपुर में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, और वो मुंबई में भी किस जगह होगा, कौन सी गली में होगा, कौन सी बिल्डिंग में होगा। पर जरूरी नहीं कि वहीं से डिसीजन लिए जाएँ, आप वहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है, उसके अलावा कहीं और से भी डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके आपको डिसीजन लेनी होगी। आप गोवा घूमने गए, वहाँ पे आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग बुला ली, तो जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होते हैं सारे बिजनेस। लाइन ही कहना चाह रही कि प्लेस ऑफ कंट्रोल कहीं और से भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस नीड नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं है, बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जहाँ से बिजनेस हो रहा है वहीं से लिए जाएँ या रजिस्टर्ड ऑफिस से लिए जाएँ। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि आप बिजनेस के डिसीजन कहीं से भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ बिजनेस चल रहा है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से डिसीजन ले रहे हैं, या जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपने दिया था वहीं से ले रहे हैं। आप किसी भी होटल में भी तो होती है मीटिंग, आपने कहा नहीं हम तो ताज होटल में मीटिंग करेंगे, आपने सब अपने एम्प्लॉयज़ को बुला लिया मेन, और आप जो करता है वो भी ताज होटल में चले गए, 4 दिन के लिए वहाँ ठहरे, आपने मीटिंग्स बुलाई, वहीं डिसीजन लिए। तो प्लेस ऑफ कंट्रोल कहाँ है इस टाइम, ताज होटल में है। ज़रूरी नहीं आपका बिजनेस वहाँ चल रहा है, तो ये लाइन ही कहना चाहिए कि प्लेस ऑफ कंट्रोल डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस ही हो या जहाँ पे आपका प्रोडक्शन या सर्विस दे रहे हो वो जगह हो। बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डू इम्प्लाई, पर कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर, कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को डायरेक्टिंग पावर है, आप डायरेक्शन दे सकते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस पर विद सम डिग्री ऑफ परमानेंस। मतलब परमानेंस मतलब जनरली ज़्यादातर लोगों का एक परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं, जनरली सम डिग्री, मतलब जनरली होता ही है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप बिजनेस का डिसीजन बार बार कभी जयपुर में ले रहे हैं, कभी दिल्ली में ले रहे हैं, कभी गुड़गांव में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जनरली एक परमानेंस होता है, हर किसी का बिजनेस एक परमानेंट होता है, रजिस्टर्ड प्लेस पे ही आप जनरली सारे डिसीजन लिए जाते हैं। पर ये कंपलसरी नहीं है, पर जनरली एक परमानेंट एड्रेस होता है हर पर्सन का। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा HUF को, और रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा। तो बताया था अभी HUF जो है जो करता है, अगर इंडिविजुअल बेसिस पे जो इंडिविजुअल की कंडीशन है सप्लीमेंट्री वो दोनों पूरी कर देगा तो ऑर्डिनरी है, और दोनों नहीं पूरी कर पाएगा, कोई एक करेगा एक भी नहीं करेगा तो नॉन ऑर्डिनरी है। इफ़ करता ऑफ अ रेजिडेंट HUF सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन, जो करता है वो सेटिस्फाई करेगा दोनों कंडीशन एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल में आपने पढ़ी थी, देन रेजिडेंट HUF विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। वही सेम, द कट ऑफ रेजिडेंट HUF शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में से कोई से भी 2 साल आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना होता है, बेसिक कंडीशन आपको पूरी करनी होती है, कोई भी एक जो आपने इंडिविजुअल पढ़ी थी। स्टे ऑफ करता ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी 730 डेज और मोर। और पिछले जो 7 साल हैं आपके प्रीवियस ईयर से पहले के जो 7 साल हैं उनमें कम से कम 730 दिन उससे ज़्यादा भारत में रही हूँ। आई होप आपको HUF का समझ में आ गया होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तभी इंडिया में मानी जाएगी रेजिडेंट
जब उसका जो बिज़नेस अफेयर है, जो बिज़नेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल है, फुली या तो पूरी तरीके से भारत में होता है और या फिर पार्टली भारत में होता है। अगर पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से होता है बिजनेस का मैनेजमेंट, एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर। सारे डिसीजन वहीं लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, बिजनेस तो इंडिया में चला सकते हैं आप, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन चल जाता है बिजनेस किसी भी देश में, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए जा रहे हैं सारे डिसीजन। मिस्टर ई द कर्ता ऑफ HUF हु वॉज बॉर्न इन कोलकाता विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 आफ्टर 15 ईयर। मिस्टर ई जो है करता है हिंदू फैमिली का, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, और ये कलकत्ता में पैदा हुए थे और इंडिया घूमने आ रहे हैं 15 साल बाद। ठीक है, ही कम्स टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 23 को इंडिया में आते हैं, एंड लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 दिसंबर 23, और दिसंबर में लौट के चले जाते हैं, यानी अप्रैल से नवंबर तक ये इंडिया में रहते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आपको दोनों का बताना है कि मिस्टर ई का इंडिविजुअल बेसिस पे क्या माना जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या माना जाएगा। तो फटाफट हम इसमें एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करना है, यानी एक बार इसे इंडिविजुअल मानते हुए भी सॉल्व करना है और एक बार इसे HUF मानते हुए भी सॉल्व करना है। तो अगर आप इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं तो बताया था सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक की जाएंगी। दो बेसिक कंडीशन है, इन दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप पूरी कर देते हैं तो आपको रेजिडेंट बोला जाएगा भारत में। जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 को एंड होता है, उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज और मोर आप भारत में रहे हों। पहली बेसिक कंडीशन तो यही है इनकी। तो अब चेक करते हैं कब आए थे इंडिया में। 1 अप्रैल 23 को इंडिया में आए थे और इंडिया छोड़ के जा रहे हैं 1 दिसंबर 2023 को ही। तो आपने पढ़ा था कि आने का दिन भी इंडिया में काउंट होता है और जाने का दिन भी काउंट होता है, भले ही रात के 12 बजने 5 मिनट ही रह गए हों, तब भी वो 5 मिनट भी आपने उस दिन बिताए ना इंडिया में, तो वो इंडिया में ही काउंट होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के क्वेश्चन आ जाए कि 12 बजने में 2 मिनट है पर वो इंडिया में ही है उस दिन, तो 2 मिनट का दिन भी इंडिया में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। ठीक है, आने का दिन भी काउंट होगा, जाने का दिन भी काउंट होगा, भले 1 या 2 मिनट रह गए हों उस दिन में तब भी। तो अब काउंट करते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 डेज, 1 अप्रैल को आ गया तो 1 अप्रैल से काउंट करेंगे अप्रैल, मई में 31, ठीक है, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, यानी और 1 दिसंबर को जा रहे हैं तो वो भी इंडिया में काउंट होगा, एक दिन दिसंबर का। अब अगर मेरे जोड़े 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, ठीक है, 8 3 जा 24, तो 245 डेज रह गए भारत में। तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, 245 डेज आ रहा है टोटल। पहली बेसिक कंडीशन ये पूरी करते हैं कि कम से कम 245 डेज और मोर ये भारत में रहे हैं, 182 डेज और मोर भारत में रहे। दूसरी क्या थी बेसिक कंडीशन, जो प्रीवियस ईयर आपका 23-24, उसमें कम से कम 60 दिन रहे हैं और उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 दिन आप भारत में रहे हैं, राइट, यही थी। ठीक है, तो ये वैसे पर आपने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, इंडिया विजिट के लिए आते हैं, इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, इंडिया विजिट के लिए आते हैं, ठीक है, तो यहाँ 60 दिन की जगह 182 डेज हो जाएंगे। और ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, आपने पढ़ा था ना इंडियन ओरिजिन, ये कलकत्ता में पैदा हुए थे, साफ साफ लिखा हुआ है, और ये 15 साल बाद इंडिया आ रहे हैं, पहले कलकत्ता में पैदा हुए थे लिखा हुआ है। तो कब माना जाता है आपको इंडियन ओरिजिन का पर्सन, या तो आप खुद या आपके मम्मी पापा, चाहे मम्मी की साइड से चाहे मम्मी पैदा हुई हो चाहे पापा भारत में पैदा हुए हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स चाहे नाना नानी या दादा दादी, मैटरनल साइड से यानी मम्मी की तरफ से, पैटर्नल साइड या पापा की तरफ से, अगर इन तीनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ है, तो माना जाएगा आपका रिलेशन इंडिया से है और आपको इंडियन ओरिजिन का पर्सन बोला जाएगा। या तो आप खुद पैदा हुए, ध्यान से सुन लें, या आपके आइदर पेरेंट्स, मतलब या तो मम्मी पैदा हुई हो या आपके पापा भारत में पैदा हुए हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स चाहे मामा की साइड से यानी मैटरनल साइड से, चाहे पैटर्नल साइड से पापा की साइड से कोई जो दादा दादी या नाना नानी है, कोई भी उनका रिलेशन भारत से था, पर आपके परदादा इंडिया में पैदा हुए थे या पर नानी पैदा हुई थी तो नहीं माना जाएगा। केवल ये 3 पीढ़ियों का ही लिया जाएगा, उससे पहले का भी कोई पैदा हुआ है तो वह आपको इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं माना जाएगा। पर आप तो यहाँ खुद ही पैदा हुए थे कलकत्ता में, तो ये मिस्टर ये इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, और यहाँ पे 60 की जगह 182 डेज हो जाएंगे दूसरी कंडीशन में, प्लस
पिछले 4 सालों में 365 डेज, ये पूरी नहीं कर पाएंगी कंडीशन, क्योंकि ये 15 साल बाद भारत आ रहे हैं, साफ साफ लिखा था। तो पिछले 4 साल से इंडिया में थे ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। दोनों साथ में पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 182 डेज और प्लस 365 डेज। तो दूसरी बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं होगी, पर पहली बेसिक कंडीशन तो इन्होंने पूरी कर दी। तो आपने पढ़ा था इंडिविजुअल में कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करते ही आपको रेजिडेंट मान लिया जाता है, आप भारत में निवासी बन चुके हैं। अब ये देखने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बने, सप्लीमेंट्री कंडीशन चेक की जाती हैं। सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या थी? पहली की जो प्रीवियस ईयर है आपका 23-24, इससे पीछे जाना है 10 साल। इन 10 सालों में से कोई से भी 2 साल आप भारत में क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए, कोई से भी 2 साल। और रेजिडेंट बनने के लिए करना क्या होता है? कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है। ये कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 15 साल बाद भारत आ रहे हैं, पिछले 10 साल से तो भारत में थे ही नहीं पिछले 10 साल में, तो ये बेसिक कंडीशन तो पहली तो पूरी कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या थी? जो प्रीवियस ईयर है 23-24, इससे पीछे जाना है 7 साल। इन 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा 730 डेज और मोर आप भारत में रहे हो, ये भी पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो 15 साल बाद भारत आ रहे हैं, पिछले 7 साल में एक भी दिन ये भारत में नहीं रहे, तो कोई भी सप्लीमेंट्री कंडीशन आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था? एक बेसिक पूरी करनी होती है और दोनों सप्लीमेंट्री पूरी करनी होती है, तब तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं। और एक बेसिक पूरी करते हैं और एक सप्लीमेंट्री पूरी करते हैं, एक भी नहीं करते हैं, तो आपको नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है। तो आपका आंसर होगा मिस्टर ई क्या है? और रेजिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। तो मिस्टर ई का तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर पढ़ देता हूँ, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लें। अब हम HUF का चेक करते हैं। ये जो HUF है, इसके सारे डिसीजन ऑस्ट्रेलिया से लिए जा रहे हैं। साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा था कि जो सारे की डिसीजन हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए जाते हैं, पहली लाइन में ही बोल दिया गया था। तो आपने पढ़ा था कि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेसिक कंडीशन एक ही है कि आपका जो बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट है, या तो पार्टली या फुली भारत से होता हो, थोड़ा बहुत भारत से होता हो या पूरा तरीके से भारत से होता हो। अगर सारे डिसीजन जो मेन डिसीजन है बिजनेस से रिलेटेड इंडिया से बाहर लिए जाते हैं तो कहा जाएगा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है। और जब कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो आप भारत में नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। आंसर हो गया नॉन रेजिडेंट है HUF। सिंस द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड होता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, पॉलिसी डिसीजन भी वहीं लिए जाते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट ये माना जाएगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, की जो कंट्रोल मैनेजमेंट है बिजनेस का वो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। दैट इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है। देयरफॉर द HUF इज अ नॉन रेजिडेंट, HUF को नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। नोट भी दे रखा है, इफ़ द कंट्रोल मैनेजमेंट इज इन इंडिया, अगर मान लीजिए कंट्रोल मैनेजमेंट भारत में होता इवन पार्शली थोड़ा बहुत भी, देन द HUF वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, तो HUF इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी। इन सच अ केस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF वुड बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता, क्योंकि कर्ता दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा। आपने पढ़ा था ना कि कर्ता को दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करनी होगी, तो HUF क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर एक करता है एक भी नहीं करता है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। सिंस द कर्ता इज इन इंडिया इज लेस देन 730 इन 7 प्रीवियस ईयर में वो भारत में था ही नहीं, इसलिए तो अज्यूम कर रहा है कि अगर मान लीजिए कंट्रोल मैनेजमेंट भारत में होता, इसी क्वेश्चन में कंट्रोल मैनेजमेंट भारत में होता है HUF का, तो कर्ता जो है इंडिविजुअल बेसिस पे दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर ही नहीं पा रहा था, हमने चेक की थी, तो फिर HUF को क्या बोलते हैं? अब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाता। ये डायग्राम आपको आई गया होगा समझ में। रेजिडेंशियल स्टेटस HUF इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली सिचुएटेड और पार्टी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट हिंदू परिवार के बिजनेस का थोड़ा बहुत इंडिया से होता है और पूरी तरह से इंडिया से होता है, यस है आपका आंसर। और जो करता है वो दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी कर देता है इंडिविजुअल बेसिस पे, जो आपने पढ़ी थी कि 10 में से 2 साल भारत में रेजिडेंट होना चाहिए, पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहो, दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करता है इंडिविजुअल बेसिस पे, यस। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आप रेजिडेंट एंड रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। और अगर दोनों में से एक भी पूरी नहीं करता है या एक पूरी करता है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। और अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो HUF को नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट, तो अपन इंडिविजुअल का पढ़ लिया रेजिडेंशियल स्टेटस, HUF का पढ़ लिया रेजिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट हेडिंग है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP और BOI, ये भी सेम ही है।
अब से दो ही कैटेगरी होंगी। आपने पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इनमें तो तीन कैटेगरी बनाई गई हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट, राइट। इनमें तो तीन कैटेगरी हैं और कब ऑर्डिनरी माना जाएगा, कब नॉन ऑर्डिनरी माना जाएगा, कब नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। अब जो लोग बच गए, पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, पर्सन की डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी आपने कि पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है टैक्स वालों ने कि जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर उनकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस करती है, अगर वो टैक्स के दायरे में आते हैं। उसमें इंडिविजुअल था, HUF था, फिर था आपका फर्म, कंपनी, AOP, BOI, एसोसिएशन, पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, राइट, और एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये लोग अब दो ही कैटेगरी में बटेंगे, या तो ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। इनमें तीन कैटेगरी नहीं है, केवल इंडिविजुअल HUF में ही तीन कैटेगरी है कि वो ऑर्डिनरी हो सकते हैं, नॉन ऑर्डिनरी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। बाकी जो बच गए दोनों के अलावा फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं फर्म का कि अगर पार्टनरशिप फर्म है, इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या एसोसिएशन पर्सन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाएगा। वही सेम चीज़ है, अगर जो बिजनेस कर रही है पार्टनरशिप फर्म या AOP जो BOI जो बिजनेस कर रहे हैं, इनका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वही पार्टली और फुली, या तो पार्टली या फिर होली फुली इंडिया से हो रहा है, तब तो माना जाएगा ये रेजिडेंट है। और जो कंट्रोल मैनेजमेंट है बिजनेस का, सारे डिसीजन जो इंडिया से बाहर लिए जा रहे हैं उस बिजनेस के रिलेशन में, तो माना जाएगा ये नॉन रेजिडेंट है। पढ़ लें फटाफट। रेजिडेंट कब माना जाएगा किसी पार्टनरशिप फर्म को या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को। अ फर्म, AOP एंड BOI वुड बी समझी जाएंगी रेजिडेंट, निवासी इन इंडिया, भारत में, इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगर वही सेम लाइन है जो HUF में पड़ी थी, आपका जो बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से भारत से होता हो या थोड़ा बहुत भारत से होता हो, आंशिक पार्टली भी चल जाएगा। और पार्टली में 5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत इंडिया से हो रहा है, पूरी तरीके से इंडिया से हो रहा है, तो आप रेजिडेंट बोले जाएंगे। नॉन रेजिडेंट कब बोले जाएंगे, वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। अगर पूरी तरीके से इंडिया से बाहर है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देन द फर्म, AOP, BOI वुड बिकम बन जाएंगी अ नॉन रेजिडेंट। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनर मेंबर इज इमैटेरियल। इनमें पार्टनर और मेंबर का नहीं देखा जाता, जैसे HUF में तो आप कर्ता का भी चेक करते हैं सप्लीमेंट्री कंडीशन, यहाँ पे कोई अलग से सप्लीमेंट्री कंडीशन नहीं है फर्म, AOP, BOI में। यानी पार्टनर मेंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखा जाएगा कि वो भारत में पार्टनर जो मेंबर है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमैटेरियल मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइल डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते समय फर्म, AOP और BOI का, यानी पार्टनर्स का और मेंबर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं चेक करना है आपको। फर्म में केवल एक ही कंडीशन है, और जैसे HUF में तो कर्ता को पूरी करनी थी सप्लीमेंट्री कंडीशन, यहाँ पार्टनर मेंबर को कोई कंडीशन नहीं पूरी करनी है। अगर उस फर्म का, AOP का, BOI का कंट्रोल मैनेजमेंट फुली या पार्टली भारत से होता है तब तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। अब आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी है, सेम चीज़ है इसमें भी कि अगर कंपनी या तो रेजिडेंट बनेगी या नॉन रेजिडेंट बनेगी, दो ही कैटेगरी हैं कंपनी में भी, या तो आप रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट बनेंगे। अब कम बनेंगे आप रेजिडेंट, देखिए एक इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट होगी, ये आप दिमाग में बैठा लें। अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले का जो कंपनीज एक्ट था 1956, या उससे पहले भी भारत में कोई कंपनीज एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड हुई है, तब तो वो इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट समझी जाएगी। क्योंकि आप पढ़ेंगे, अभी कंपनी लॉ पढ़ ही रहे होंगे, आप पढ़ने वाले होंगे कि हर इंडियन कंपनी को अपना हेड ऑफिस इंडिया में खोलना होता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होता है, और जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, की डिसीजन वहीं लिए जाते हैं। तो एक इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाएगी, ये तो माइंड में ध्यान में रखिए, एज पर कंपनी लॉ में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी तो आप समझते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था 1956 में रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था भारत में उससे रजिस्टर्ड हो, तो वो तो रेजिडेंट बोली जाएगी। अब इनके अलावा जो कंपनी बची, इनके अलावा कौन सी कंपनी बच गई, जो फॉरेन कंपनियां होती हैं, अगर इनके डिसीज़न, वही सेम चीज़ है, डिसीज़न जो लिए जाते हैं इंडिया से लिए जाते हैं, किसी फॉरेन कंपनी के डिसीज़न जो हैं वो इंडिया से लिए जाते हैं, तो वो कंपनी भी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी भारत में। पर ऐसा बहुत रेयर ही होगा,
रेयर ही होगा ना, कोई फॉरेन कंपनी यहाँ से क्यों लेगी डिसीजन, पर बाई चांस वो यहाँ से लेती है अपने सारे डिसीजन, इंडिया में उसने ऑफिस खोल रखा है और इंडिया से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो फॉरेन कंपनी भी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएंगी। और डिसीजन इंडिया से बाहर से लिए जाते हैं तो वो आउटसाइड, फिर वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएंगी। एक इंडियन कंपनी में बार बार बोल रहा हूँ, इंडियन कंपनी डिसीजन कहीं से भी ले, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 या उससे पहले भी जो कंपनीज एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होगी, चाहे डिसीजन कहीं से भी लिए जा रहे हो। ठीक है, फॉरेन कंपनी के केस में देखा जाएगा कि डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं, तो डिसीजन जहाँ से लिए जा रहे हैं, अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तब तो फॉरेन कंपनी भी इंडियन कंपनी बन जाएगी, यानी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। और कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर से हो रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसका कंट्रोल मैनेजमेंट, तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। पढ़ लेते हैं फटाफट, कुछ भी हार्ड नहीं है ये। अ कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक कंपनी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी। देखिए इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट होगी क्योंकि उसके सारे डिसीजन इंडिया में ही लिए जाएंगे एज पर कंपनीज है। इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर कोई और कंपनी है जिसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इन दैट इंडिया से ही हो रहा है, तो वो भी इंडियन कंपनी मानी जाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टू मीन अ प्लेस, वो जगह की बात हो रही है की मैनेजमेंट, जहाँ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होते हैं एंड कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं दैट आर नेसेसरी, जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, ऑफ एन एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एज ए होल, आर इन सब्सटेंस मेड, जहाँ पे जो कंपनी के मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, तो उस जगह को बोला जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, अभी ये डायग्राम से समझा रखा है। इफ इज द कंपनी एन इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी है तब तो कुछ देखना ही नहीं है, इंडियन कंपनी तो हमेशा यस है, तो अगर कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी हमेशा प्रीवियस ईयर में। पर अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो आपको चेक करना है कि जो POEM है, POEM मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, वो अगर इंडिया में सिचुएटेड है तब तो यस वो भी इंडियन रेजिडेंट मानी जाएगी, और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो कंपनी इज़ अ नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, जैसे हम किसी फॉरेन कंपनी की बात करें, जैसे कोई भी फॉरेन कंपनी ले लीजिए आप, जैसे एक्स लिमिटेड मान लेते हैं। एक्स लिमिटेड एक USA एक रजिस्टर्ड कंपनी है, अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, 23-24 में अपने सारे डिसीजन गोवा से लिए। इसके जो की पर्सन है वो गोवा आ गए, इंडिया में रहने के लिए आ गए 1 साल तक। सपोज सारे की पर्सन जो डिसीजन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो गोवा में रह रहे हैं 1 साल से या 6 महीने 7 महीने से, और जो अमेरिका का बिजनेस है, ठीक है, वो सारा बिजनेस यहीं से डिसीजन ले रहे हैं, सारी मीटिंग गोवा में हो रही है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस है, रेयर टू रेयर केस है, पर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि सारे डिसीजन गोवा से लिए जा रहे हैं। गोवा इंडिया का पार्ट है, ये तो आप जानते हैं, इंडिया में है गोवा। तो फिर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट कर रहा है उस फॉरेन कंपनी के बिजनेस को, इंडिया से ही मैनेज हो रहा है, सारे डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं, तो ये जो USA की कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसे इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा, राइट। और जब आप रेजिडेंट बन जाते हैं, मैं पहले दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप रेजिडेंट बन गए ना तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होगा। सपोज USA में इसका बिजनेस है 500 करोड़ का, इंडिया से तो कुछ कमा नहीं रहे, बस इन गोवा में रहने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं आजकल, तो बिजनेस तो अमेरिका में ही चल रहा है। पर ये कंडीशन पूरी हो गई, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, टैक्स वालों ने बोला कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो आपका भारत से हो रहा है तो आपको इंडिया में क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा, राइट, यही आपने बोला। पर ये तो गलत हो गया ना इनके साथ क्योंकि ये अमेरिका में कमा रहे हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी इससे टैक्स लेगी। कोई भी देश अपने देश से बिना टैक्स दिए पैसा बाहर थोड़ी जाने देगा। अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। जैसे हमारी इंडियन कंपनी हमारे देश में रेजिडेंट मानी जाएगी ना हमेशा, चाहे वो कहीं पे भी डिसीजन ले। आपने पढ़ा ना, इंडियन कंपनी को तो हमेशा रेजिडेंट माना जाएगा, तो इस फॉरेन कंपनी को भी अगर आप इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे तो यहाँ पर भी टैक्स लगेगा। फॉरेन में तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अमेरिका में कमा रहे तो वो देश तो लेगा ही, जहाँ आप कमाते हैं वो देश बिना टैक्स लिए थोड़ी आपको ले जाने देगा अपना पैसा।
और ये है ही अमेरिकन कंपनी, तो अमेरिका में तो देना ही पड़ेगा ऐसे टैक्स। अब आप इंडिया में भी ले रहे हैं इससे टैक्स, तब तो डबल टैक्स हो गया, बिल्कुल डबल टैक्सेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स वालों ने एक लिमिट बनाई, क्योंकि वो जानते थे प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक लिमिट बनाई कि अगर उस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस करेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। और अगर उस लिमिट से नीचे है उसका टर्नओवर, भले ही उसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है इंडिया में है, फिर भी हम उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे और हम उससे फिर कोई टैक्स नहीं देंगे। पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। नोट द गाइडलाइन इशूड, गाइडलाइन मतलब अगर कोई डाउट होता है तो डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करता है, दिशा निर्देश। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स को CBDT एडमिनिस्ट्रेशन करता है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट of a foreign company and transaction mechanism for a company which is incorporated outside India। वो कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड हुई है, तो ऑब्वियसली जब इंडिया से बाहर आप रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप फॉरेन कंपनी हो गए। विच हैज़ नॉट बीन असेस टू टैक्स इन इंडिया अर्लियर, और पहले आपका भारत में कोई टैक्स लगता ही नहीं था। क्यों नहीं लगता था? मैंने बताया था ये गोवा वाली का एग्जाम्पल, कि जब हमारा बिजनेस ही अमेरिका में है तो भारत में तो हम टैक्स देते नहीं थे कभी। हाँ, इंडिया में टैक्स देंगे, फॉरेन कंपनी भी इंडिया में टैक्स देगी अगर वो इंडिया से कमाएगी, पर हम तो कमा रहे नहीं है ना इंडिया से, बस गोवा में रह के डिसीजन ले रहे हैं, तो कमा तो अब इंडिया में नहीं रहते। आपने पहले भारत में कोई टैक्स नहीं दिया है आज तक। एंड हैज़ बिकम रेजिडेंट इन इंडिया, और आप इंडिया में रेजिडेंट बनते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप भारत में रेजिडेंट बन रहे हैं, क्योंकि आपने कंडीशन पूरी कर दी, यानी जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में है आपका। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन चैप्टर 12BC, चैप्टर जैसे एक्ट में, इस चैप्टर में दिया गया है जो पॉइंट्स हैं, द सेम विल डील विद द, ये फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए आपको, फाइनल पढ़ाएंगे, पर मैंने आपको यहाँ लिख दी एक लाइन ताकि आप समझ जाएं। इस गाइडलाइन में क्या बोला है? एज पर गाइडलाइन अ फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया, एक फॉरेन कंपनी भारत में तभी रेजिडेंट बनेगी इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर वो दोनों शर्तें पूरी करेगी तो, यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के होने से वो रेजिडेंट नहीं बन जाएगी, इसके अलावा उसे 2 कंडीशन भी पूरी करनी होगी। कौन सी हैं 2 कंडीशन? पहला, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो भारत में होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, प्लस इट हैज़ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 करोड़ इन द प्रीवियस, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा है कम से कम उसका बिजनेस, ठीक है, तो ही वो रेजिडेंट बन जाएगी। और यहाँ तो 500 करोड़ है, तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी और फिर इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे। यानी एक फॉरेन कंपनी तभी इंडिया में रेजिडेंट बनेगी जब वो 2 कंडीशन पूरी करेगी। एक तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में होना चाहिए, यानी जो की डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इंडिया से लिए जा रहे हैं उस कंपनी को चलाने के लिए, और जो टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर तो सेल या ग्रॉस रिसीट, जो पैसा मिल रहा है ग्रॉस रिसीट जो है 50, जो सेल है आपकी कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर देती है वो फॉरेन कंपनी, तो इंडिया में आपको टैक्स पे करना होगा। अब माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, सर यहाँ डबल टैक्स लग गया, फिर तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी लेगी। बिल्कुल अमेरिकन गवर्नमेंट तो लेगी क्योंकि अब अमेरिकन कंपनी है, और हम इंडिया में भी उससे टैक्स लेंगे क्योंकि हम इंडिया में रेजिडेंट मान रहे हैं, बिल्कुल। पर आप डरिए नहीं, आप फाइनल में जब आएंगे तो एक आप DTAA पढ़ेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। 2 देश मिलकर ये ट्रीटी कर लेते हैं, अमेरिका के साथ भी है, कि अगर कोई सेम पर्सन है और वो दोनों जगह कमा रहा है और उस इनकम पे वो अमेरिका में भी टैक्स दे चुका है और भारत में भी टैक्स देने के लिए लायबल हो रहा है, तो पहले हम उसको टैक्स निकालेंगे। जैसे मान लो अमेरिका में 2 लाख का टैक्स आप दे चुके पहले सेम इनकम पे, सपोज इस पर, अब इंडिया में भी आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो रहे हैं, इंडिया में आपका टैक्स बन रहा है 3 लाख, तो जो फॉरेन में आप टैक्स दे चुके हैं वो घटा दिया जाएगा और इंडियन गवर्नमेंट आपसे केवल 1 लाख रुपये लेगी। तो ये DTAA का चैप्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन और फाइनल में पढ़ेंगे। इस इंटरनेशनल टैक्सेशन में आप ये पढ़ेंगे कि 2 देश मिलकर आपस में ट्रीटी कर लेते हैं, ट्रीटी मतलब संधि कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं, कि अगर कोई पर्सन दोनों देशों में टैक्सेबल हो रहा है सेम इनकम के लिए, दोनों देशों में सेम इनकम पे उसे टैक्स लिया जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ठीक है, वो प्रूफ दिखा देगा इंडियन गवर्नमेंट को कि मैंने वहाँ पे भी इस इनकम पे टैक्स दिया। एक तो प्रूफ होना चाहिए ना, बिना प्रूफ के थोड़ी आपको इनकम टैक्स वाले घटाने देंगे। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ देते हैं कि मैं उस देश में भी टैक्स दे के आ चुका हूँ, जिस इनकम पे आप दोबारा मुझसे भारत में टैक्स ले रहे हैं, तो जितना भी टैक्स बनता है उस इनकम पे एज पर इंडियन इनकम टैक्स रेट, जैसे वहाँ तो टैक्स रेट 10% थी, यहाँ 15 है, तो टैक्स में फ़र्क हो सकता है। तो पहले इंडियन गवर्नमेंट
टैक्स निकालेगी। इन टैक्स वाले अपने हिसाब से टैक्स निकालेंगे एज़ पर भारत के जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग। उसमें से जितना भी टैक्स का अमाउंट आप भारत के बाहर दे चुके हो लेस किया जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा और नेट अमाउंट ही आपको देना होगा। तो ये DTAA होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके, ना लगे, DTAA बोलते हैं शॉर्ट में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दो देश मिलकर ट्रीटी कर लेते हैं, बहुत से देशों के साथ ट्रीटी है इंडिया की कि अगर कोई सेम इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है, दूसरे देश में आप उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो इंडिया में जितना भी टैक्स बन रहा है उस इनकम को ऐड करने के बाद आपकी इनकम पर टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी एज पर इंडियन इनकम टैक्स लॉ। उसमें से आप फॉरेन में जितना पे कर देते हैं वो लेस हो जाता है। तो ये वैसे फाइनल में पढ़ेंगे, पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किसी न किसी बच्चे के माइंड में कि ये कंपनी तो दोनों जगह टैक्सेबल हो गई, तो इस पर भी ये रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी। जो लोकल अथॉरिटी होती है जयपुर में जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन JD है, आपकी DD है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो बच गए, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बताया था जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो जिसे कानून एक पर्सन मानता हो, जैसे यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वही सेम चीज़ बोलेगी, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है फुली और पार्टली, तब तो इंडिया में माना जाएगा, इंडिया रेजिडेंट माना जाएगा, और मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया से बाहर हो रहा है तो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वुड बी समझे जाएंगे रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। वही थोड़ा बहुत या पूरी तरीके से भारत में है आपका कंट्रोल मैनेजमेंट, तो आप इंडिया में समझे जाएंगे रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब होंगे, वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है आपका कंट्रोल मैनेजमेंट, दे वुड बिकम नॉन रेजिडेंट, तो आप नॉन रेजिडेंट समझे जाएंगे। तो रेजिडेंट अगर बनेंगे तब तो इंडिया में टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट बनेंगे तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम रिवाइज करते हैं आज के लिए इतना, थोड़ा 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा था जो सेकंड सप्लीमेंट्री कंडीशन थी इंडिविजुअल की, उसमें यह था कि 60 डेज़ लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर में कम से कम आप 60 डेज़ भारत में रहे हो या उससे ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर से पहले, प्लस है दोनों साथ में पूरी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल हैं उनमें कम से कम 365 दिन 365 डेज़ और मोर आप भारत में रहे हों। पर इसका एक्सेप्शन था कि इन केसेस में 60 की जगह 182 डेज़ लिए जाएंगे। पहले एक्सेप्शन क्या था कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, क्रू मेंबर हैं और इंडियन शिप पे काम करते हैं, ये तीनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। आप इंडियन सिटीज़न हैं, भारत के नागरिक हैं, क्रू मेंबर हैं, शिप पे काम कर, एयरक्राफ्ट पे नहीं, शिप पे, ओनली शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर हैं, क्योंकि एयरलाइंस में भी जो काम करते हैं उन्हें भी क्रू मेंबर बोलते हैं, जहाज़ पे जो काम करते हैं, हवाई जहाज़ में जो काम करते हैं, पर यहाँ शिप की बात है केवल। आप इंडियन सिटीज़न हैं, क्रू मेंबर हैं, इंडियन शिप पे काम करते हैं, तो यहाँ 182 डेज़ लिए जाएंगे 60 की जगह। पर अगर मान लीजिए इंडियन सिटीज़न है, क्रू मेंबर, पर अगर फॉरेन शिप है तब तो ये 60 डेज़ ही रहेगी कंडीशन, ये फिर चेंज नहीं होगी, यानी 60 की जगह 182 डेज़ नहीं लिए जाएंगे। 60 की जगह 182 डेज़ तभी लिए जाएंगे जब आप इंडियन सिटीज़न हैं, क्रू मेंबर हैं और इंडियन शिप पे काम करते हैं, राइट। दूसरा एक्सेप्शन क्या था, आप इंडियन सिटीज़न हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन ऑरिजिन के पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, इसको ऐसे लिख देते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, तो 60 की जगह 182 डेज़ हो जाएंगे, क्लियर। तीसरा, आप जॉब के पर्पज़ से इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है, एम्प्लॉयमेंट इंडिया से बाहर लग गया, तो भी 60 की जगह 182 डेज़ दिए जाएंगे। इन केसेस में आपके 60 की जगह 182 डेज़ हो जाएंगे। वापस बोल रहा हूँ, आप इंडियन सिटीज़न हैं प्लस क्रू मेंबर हैं, शिप पे काम करते हैं, एरोप्लेन पे काम की बात नहीं हो रही, शिप की बात हो रही है। अगर एरोप्लेन में काम करेंगे तब तो 60 डेज़ लिया जाएगा, ये शिप की बात है केवल। आप इंडियन सिटीज़न हैं, क्रू मेंबर हैं और इंडियन शिप होनी चाहिए, फॉरेन शिप है तो भी 60 डेज़ ही रहेंगे। अगर तीनों कंडीशन साथ में पूरी चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, क्रू मेंबर होना चाहिए प्लस इंडियन शिप होनी चाहिए, तो 182 डेज़ लिए जाएंगे। इंडियन सिटीज़न है, आप भारत के नागरिक हैं या इंडियन ऑरिजिन के पर्सन हैं। इंडियन ऑरिजिन का पर्सन कब माना जाएगा, या तो आप खुद या आपके मम्मी पापा, या तो मम्मी या पापा कोई भी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वेदर मैटरनल साइड से, चाहे मम्मी की तरफ से या पैटर्नल साइड पापा की तरफ से, यानी दादा दादी नाना नानी में से कोई भी
अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था या इंडिया में पैदा हुए थे तो आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। पर अगर आपके परदादा उनके भी दादा के दादा इंडिया में पैदा हुए थे तो आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं समझेंगे टैक्स वाले। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो भी 182 डेज हो जाएंगे 60 की जगह। और अगर आप जॉब या एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो भी 60 की जगह 182 डेज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।